एक ये तुमने पढ़ा होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मधुर, बस एक मिनट रुक जाओ। एक तुमने ये पढ़ा होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या है ये देखना इसे। पहले फर्स्ट लॉ है, जैसे मेरे पास कोई कंटेनर है, बहुत सिंपल भाषा में इसे समझाऊंगा मैं। और इसमें लेट सपोज कि मैं इसमें कॉपर सल्फेट डालता हूं पानी के साथ। Cu2 प्लस, अंदर Cu2 प्लस आयन है ना, और भी आयन है, मेरे को मतलब Cu2 प्लस से है। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो एक बार सुन लीजिए। इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, क्योंकि मैंने अंदर कॉपर सल्फेट डाला है तो अंदर कॉपर आयन है। अब मैं इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाता हूं, कुछ भी एनोड कैथोड वट। अगर मैं करंट पास करता हूं तो कॉपर आयन यहां चिपकेगा आके माइनस वाले पर, और ये इलेक्ट्रोड मोटी होती जाएगी। सवाल ये है कि कितना कॉपर आयन चिपकेगा यहां पर। तो मैं ये कहता हूं जितने समय तक आप बैटरी का स्विच ऑन रखेंगे, जितने समय तक आप बैटरी का स्विच ऑन रखेंगे, जितने समय तक आप बैटरी का स्विच ऑन रखेंगे उतना कॉपर आयन यहां आगे चिपक जाएगा। और जितने लंबे समय तक आप स्विच ऑन रखते हैं, है ना, तो एक फॉर्मूला होता है I=Q/T। तो आपने कितना चार्ज पास किया है वो डिपेंड करता है कि आप कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं। सपोज बैटरी 5 एम्पियर करंट दे रही है, अब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है डिपेंड करता है टाइम पर, कितने टाइम तक स्विच ऑन है। अगर आपने 2 घंटे तक स्विच ऑन रखा तो ये 10 एम्पियर आवर चार्ज हो जाएगा। अगर आपने इसे 3 घंटे तक फ्लो रखा तो 15 एम्पियर आवर, 10 घंटे तक फ्लो चार्ज फ्लो रखा तो 50 एम्पियर आवर। तो कुल मिलाकर अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं तो आप मेरे को बताएंगे कि आपको क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जरूरी नहीं है कि ये सबके समझ में आ गया हो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर पानी है, पानी में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट दो पार्ट्स में टूट गया होगा अंदर, Cu2 प्लस और SO4 माइनस। करंट पास करेंगे तो कॉपर आयन यहां डिपॉजिट हो जाता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितना कॉपर आयन यहां डिपॉजिट होगा। अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में इनफाइनाइट कंसंट्रेशन है, मतलब बहुत ज्यादा कॉपर आयन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ Cu2 प्लस आयन है, तो क्या वो सारे जितने Cu2 प्लस आयन है, मतलब इनफाइनाइट नंबर में जितने भी आयन है, क्या वो सारे ऊपर अटैच हो जाएंगे? तो आंसर है नहीं। तो कितने अटैच होंगे डिपेंड करता है कि बैटरी का करंट आपने कितने समय तक स्विच ऑन रखा है।
स्विच ऑन रखने से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और टाइम बढ़ रहा है। जितना ज्यादा टाइम और जितने ज्यादा समय तक वो फ्लो करेगा करंट, चार्ज उतना ही ज्यादा अंदर फ्लो होगा। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा कॉपर आयन यहां डिपॉजिट हो पाएगा। तो मैंने यहां लिखना है कि अमाउंट ऑफ Cu2 plus ions deposit here depends on quantity of charge passed। अब बताओ इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है तो बताना। बताना, कभी ऐसे ही छोड़ दो लगा के, मैं भी बड़ी मुश्किल से जा रहा हूं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अच्छा, जो कॉपर आयन है जब वो डिपॉजिट हो रहा है यहां पर नेगेटिव प्लेट पर, तो कॉपर आयन नेगेटिव प्लेट से क्या लेने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो यहां चिपक जाता है कॉपर, तो वो कॉपर आयन नहीं रहता है, वो कॉपर बन जाता है। इसे मैं क्या लिखूं, एक एक कॉपर आयन है ये, नहीं, ये एक मोल कॉपर आयन है। अगर हम रिएक्शन में, कभी भी रिएक्शन में कोई चीज अगर वन दिखती है, जैसे यहां आगे वन लिखा है, तो वो वन नहीं होती है, वो वन मोल होती है। मैं लिखने को आप एक कॉपर आयन भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। एक मोल कॉपर आयन है यहां पर। एक मोल कॉपर आयन के साथ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। यानी मैं ये कहूंगा, एक मोल कॉपर आयन को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल कॉपर बनेगा। ऐसा ना हो कि ये समझ में ना आए, सुनना। कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 यू। जब मैं यू लिखता हूं तो वो एक एटम का मास है। मम्मी, ये आवाज मत करो। मास ऑफ वन एटम, ये एक एटम का मास है। अगर मैं जी लगा देता हूं तो ये मास ऑफ 1 मोल एटम है। ये मेरे को 9th से याद है, वैसे मैंने 11th में आपको सिखाया था। सबके लिए होता है, किसी भी एटम के मास में यू लगा हुआ है, यू हटा के जी लगा दी, यू में वो एक एटम का मास होता है, जी में वो 1 मोल एटम का मास हो जाता है। मेरे अधिकतर बच्चों को ये बात क्लियर है। किसी भी एटम में ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो 1 मोल का मास यू तो नहीं होगा, फिर तो जी होगा। तो मैं यहां लिखता हूं कि 63.5 ग्राम कॉपर बनता है जब आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन 63.5 ग्राम कॉपर बनाते हैं। अब यहां देखना एक चीज, 10th क्लास में यह आता था कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1 मोल का चार्ज निकालना है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 96487 कूलम। मगर हम इसको
इस चैप्टर में 96500 कूलाम लिखते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो 96500 कूलाम है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 96500 कूलाम 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? 2 गुणा में 96,500 कूलाम। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इसको पूरा समझा के मानूंगा, देखते रहिए। 2 गुणा में 96,500 कूलाम चार्ज से 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ। एक बार आप 1 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप सोच लीजिए, यहां से एक बार देख लीजिए, इसे मैं बॉक्स में कर देता हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं। उसके बाद मैं आपको फिर समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा हर हाल में। देख लीजिए एक बार। मुझे तो ऐसा लग रहा है तबीयत सी खराब हो रही है तो। भाई देख लेना, ऐसा नहीं है टाइम नहीं काटो। फिर मैं समझा रहा हूं दोबारा, लेकिन एक बार देख लो। अब मैं दोबारा समझा रहा हूं, चाहे तुम अब समझ चुके हो या नहीं। अब फिर देखना, तुम्हें समझ में आ गया है कि देखना क्या है। ये सब मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, ऐसे तो दोबारा बन जाएगा। देखो देखो ऐसे समझो, जैसे ये एक रिवर है, इसमें ज्यादा सेंस है, इसमें बहुत पानी है, और मैं ये कहता हूं कि इस रिवर में कॉपर आयन है। तुम सल्फेट हटा दो और सिंपल कर लो। लेट सपोज इसमें कॉपर आयन है, और अगर मैं इसमें करंट पास कर दूं, अब रिवर में कितना कॉपर आयन होगा? रिवर बहुत बड़ी होती है, तो अगर हर जगह कॉपर आयन है तो बहुत सारे कॉपर आयन होंगे रिवर में। तो जब मैं करंट पास करता हूं बैटरी से, तो करंट में क्या होता है? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो करंट में क्या होता है? एम्पियर होता है, और आवर्स होते हैं या सेकंड। तो चार्ज किस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने कितने चार्ज इसमें फ्लो करवाए हैं? देखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड पर, उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो होता है, क्योंकि चार्ज के फ्लो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। मगर ये मैं और भी सीधे तरीके से देख सकता हूं कि जो चार्ज होता है वो I इंटू टी होता है। आई तो आपका कितने एम्पियर का करंट लिया है आपने, मान लो 5 एम्पियर का करंट है बैटरी में, तो जितने ज्यादा टाइम तक स्विच ऑन रहेगा उतने ही ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है, उतना ही ज्यादा चार्ज है। यानी कि एक तरीके से अगर कोई ये कहता है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज एक्चुअली में डिपेंड किस पर है? टाइम पर। कितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, तो जितने टाइम तक मैं स्विच ऑन रखूंगा उतना ज्यादा चार्ज यहां फ्लो हुआ है। चार्ज फ्लो हुआ है या इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए है ना? चार्ज या इलेक्ट्रॉन बोलना है। करंट फ्लो हुआ है, वो भी अच्छी बात है, करंट फ्लो होता है, लेकिन करंट ज्यादा टाइम तक पास करोगे तो वो एम्पियर बढ़ने वाले थोड़ी है। 5 एम्पियर का करंट 5 ही एम्पियर रहेगा। टाइम जब बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, तो जितने ज्यादा टाइम तक आप करंट पास करेंगे उतना ज्यादा चार्ज फ्लो हुआ है।
तो कॉपर आयन समुद्र में बहुत सारा है, तो क्या मैं 1 सेकंड के लिए स्विच ऑन करूं, 1 सेकंड के लिए, तो क्या सारा कॉपर आयन यहां चिपक चुका होगा? नहीं। अगर मैं इसको पूरा दिन ऑपरेट करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉपर आयन यहां चिपकेगा, कई साल तक लगाए रखूंगा तो और ज्यादा कॉपर आयन चिपक जाएंगे। कुल मिलाकर ऐसा है कि कॉपर आयन कितना डिपॉजिट होगा, कितना कॉपर आयन डिपॉजिट होगा, फिर लिखने दो मुझे, कितना कॉपर आयन डिपॉजिट होगा, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं मतलब ऐसा नहीं, क्वांटिटी ऑफ करंट, क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नहीं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट। अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो एक हिसाब लगाना है, इसको देखना है, इस हिसाब को न्यूमेरिकल करने के लिए ये हिसाब लगाना है कि क्या तुमको नहीं लगता कि यहां पर ये हो रहा है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu, कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और वो Cu बदल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। मेरे को कैसे पता चल रहा है 1 मोल है? पहली बात तो ये पहली बार नहीं आया है, ये बहुत ही नीचे लेवल का काम है जो हम कर रहे हैं, लेकिन आगे 1 लिखा है तो 1 मोल लिखना है, वन कॉपर आयन नहीं लिखना है, 1 नहीं लिखना है, 1 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 मोल, 1 मोल कॉपर। अभी अभी मैंने आपको बताया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये भी आपने 10th में निकाला है, 10th की बुक का क्वेश्चन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 96500 कूलाम होता है, इसको 1 फैराडे बोलते हैं। आपका मन नहीं है 96,500 बोलने का, यानी 96500 बोलने का आपका मन नहीं है, तो आप 1 फैराडे बोलिए, कोई आपसे लड़ेगा नहीं। 1 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब हो गया इससे डबल वैल्यू, ये तो आप खुद ही जानते हैं। 10 फैराडे का मतलब इससे 10 गुना ज्यादा वैल्यू। तो 96,000 2 गुणा में 2 कर, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा? 2 इंटू 96,500 कूलाम चार्ज। इतने चार्ज से अब 1 मोल कॉपर का मास 63.5 ग्राम, कैसे पता चलेगा? अरे एटॉमिक मास जो है उसी में जी लगा देना है। अच्छा, तो 1 कूलाम चार्ज से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? 63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 ग्राम। 1 कूलाम चार्ज से इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अगर 2 कूलाम चार्ज पास किया गया 1 कूलाम चार्ज से इतना कॉपर डिपॉजिट होता है, 2 कूलाम से डबल, 3 कूलाम चार्ज से ट्रिपल। तो अब आप जरा ये देखिए कि वेट ऑफ कॉपर, कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है। वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू लिखिए 63.5 2 इंटू 96500 ग्राम। इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है 1 कूलाम चार्ज से, 1 कूलाम चार्ज से। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में चार्ज बता दे कि चार्ज 2 कूलाम फ्लो हो रहा है, तो इसी वैल्यू का डबल कर दो बस। अगर चार्ज 3 कूलाम फ्लो हो रहा है तो इसी में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर चार्ज 4 कूलाम फ्लो हो रहा है तो इसी में 4 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जो चार्ज है Q की मल्टीप्लाई करते ही
वेट ऑफ कॉपर निकल जाएगा। लेट सपोज कि ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग बच्चों ने किया है, ये वैल्यू सबकी सेम रहेगी आगे वाली। जिसने जितना चार्ज पास किया उसको उतना ज्यादा कॉपर मिलेगा। अब बताइए, अब आया समझ में? बताओ, जल्दी बताना है। ठीक है, अब देखिए इसे नहीं मिटाऊंगा मैं, है ना, तो इस पे जरा ध्यान रखना, इस हिस्से को मिटा रहा हूं। देखो, मगर क्वेश्चन तो किसी पे भी आ सकता है, जरूर थोड़ी कॉपर पे आए। जैसे जिन पर आता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आता है मैग्नीज पर, मैग्नीज का चार्ज याद कर लो 2+, ये मोस्ट कॉमन चार्ज है। क्वेश्चन आता है सिल्वर पर Ag+, क्वेश्चन आता है गोल्ड पर Au3+, क्वेश्चन आता है आयरन पे Fe2+, क्वेश्चन आता है मैग्नीज पर बहुत आता है, जिंक Zn2+, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम पर भी आता होगा क्वेश्चन, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम पर भी आता है। कॉपर पे तो आता ही है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट पे आता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, निकेल पे आता है, बल्कि है भी पीछे क्वेश्चन, निकेल, कॉपर, जिंक, हाँ इन पे आता है। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले जो पता है तुम क्या करो, इनके 1 मोल का मास याद कर लो। मैग्नीज का 55 है ग्राम, सिल्वर 108 ग्राम, गोल्ड 197 ग्राम, आयरन 56 ग्राम, जिंक 65.4 ग्राम, क्रोमियम 52 ग्राम। किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, इतनी गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं होगा। ये निकेल है 58.7 ग्राम। देखो, अगर क्वेश्चन गोल्ड के लिए आता है, सुनना, कि जैसे वेट ऑफ गोल्ड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए वेट ऑफ गोल्ड? तो जैसे ये 63.5 है, कॉपर से कंपेयर कर लो, 63.5 है, ये कॉपर का मोलर मास है। तो क्योंकि क्वेश्चन गोल्ड पे है, तो गोल्ड का मोलर मास लिखो 197। ये जो 2 है, ये कॉपर का चार्ज है Cu2+, Cu2+, ये 2+ की वजह से आया है। गोल्ड पर कितना चार्ज होता है? 3+। ये कांस्टेंट है 96500। अब ये क्या है लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 ग्राम 1 गुलाम चार्ज से डिपॉजिट गोल्ड। 1 गुलाम चार्ज से कितना गोल्ड डिपॉजिट होगा? तो आप इसमें क्यू की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, वेट ऑफ गोल्ड निकल जाएगा। यानी ये जो क्वांटिटी है ना ऊपर लिखी है, ये दिख नहीं रही है, 1 मिनट रुक जाओ, साफ नहीं दिख रही है इतनी। ये जो क्वांटिटी ऊपर लिखी है 3
मल्टीप्लाई 9650, इसको जेड बोलते हैं, पूरे को जेड। 197 डिवाइड बाय 3 इंटू, ये जेड बदलता रहता है मेटल के हिसाब से। अगर आप किसी मेटल का जेड लिख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, फिर जेड में चार्ज की मल्टीप्लाई कर देनी होती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, तो हम जेड लिखना सीखेंगे सबका, जल्दी जल्दी हम जेड लिख देंगे सबका। भाई माइक बंद रखो अपना कुणाल। अब जैसे जेड फॉर सिल्वर, सिल्वर के लिए लिखते हैं, तो जेड लिखने का क्या फॉर्मूला है? ये मोलर मास है, ये चार्ज ऑन सिल्वर, और ये 96500 सब में आता है, ये जेड है अलग अलग मेटल्स का। तो मैं आपको ये बता दूं कि जेड जो होता है, आप अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जेड होता है 1 कूलाम चार्ज से डिपॉजिट मेटल। 1 कूलाम चार्ज से कितना मेटल डिपॉजिट हुआ है। अलग अलग के लिए अलग अलग आता है। अब जैसे आपको सिल्वर के लिए लिखना है तो मोलर मास है 108, चार्ज है आपको मैंने यहां लिख के दे दिया 196,500 जेड फॉर सिल्वर। अब जैसे जेड फॉर जिंक, तो 65.4, जिंक का चार्ज 2, 96,500 गुलाम। तो ये तो मैंने ऐसे बता दिया है इस तरीके से, लेकिन किताब में इसको ऐसे दिया हुआ है, कितना वेट मेटल का डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, कितना चार्ज पास हुआ है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम लगाते हैं जेड, जेड क्यू। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये जेड है और वो क्यू है, जेड में क्यू की मल्टीप्लाई करने से आंसर कैसे आ रहा है। जेड क्यू की जगह लिख सकते हो आई इंटू टी। अब यानी कि ये देखिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, मैं ये प्रोसेस करता हूं, तो मेरी बैटरी, मान लो मुझे मालूम है कि मेरी बैटरी का करंट 5 एम्पियर है, लिखा रहता है बैटरी को, और मैंने बैटरी को लेट सपोज 3600 सेकेंड या 60 सेकेंड तक चलाया, और कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है, लेट सपोज कि निकेल डिपॉजिट हो रहा है, तो बस मुझे निकेल का जेड लिखना आना चाहिए। 58.7 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500। आई मेरे को पता है बैटरी का 5 एम्पियर, टाइम मेरे को मालूम है 60 सेकेंड, तो मैं वेट निकाल लूंगा कि कितना निकेल डिपॉजिट होगा। यहां पर फैराडे का लॉ खत्म है पहला, बस लॉ लिखा नहीं है मैंने, बाकी लॉ ये तो रहा, किसी मेटल का कितना वेट डिपॉजिट होगा एनोड पर या कैथोड पर, डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी चार्ज की पास की गई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो 15 सेकंड में पूछो। जेड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? जेड के बारे में काफी देर हो गई है मुझे समझाते समझाते, जेड ऐसा नहीं कि जल्दी खत्म हुआ है जेड। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ठीक है, एक लॉ और है फिर चैप्टर खत्म है, हमें फिर न्यूमेरिकल करने हैं जी। न्यूमेरिकल मैं ही कराऊंगा, कल खत्म कर दूंगा मैं मोस्टली न्यूमेरिकल। कल मैं क्लास 9 बजे स्टार्ट करूंगा, तो जितना टाइम तक वो चलेगी, 10:30 पौने 11, तो वो आप अपना ध्यान रखिएगा नेटवर्क वगैरह का। देखो फैराडे का एक दूसरा लॉ है, बहुत ही आसान।
बिल्कुल बचकाना। भाई मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है जो सिलेबस में था या जो नहीं था। अब आप देख लेना, सब कुछ ही बताता जाऊंगा मैं हर चैप्टर में, तो वो आप देख लेना जो नहीं है। फैराडेज सेकंड लॉ। ऐसा कर लीजिए, जैसे मान लीजिए एक बैटरी है, और इसको भी यार देखो, इससे भी अच्छा ऐसा कर लो। ये जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर ये ना भी आता हो तो भी न्यूमेरिकल इसके हो जाते हैं, फर्स्ट लॉ से हो जाते हैं न्यूमेरिकल सबके। एक मिनट, एक बच्चे को देख लो मैं, अगर वो नहीं आया है तो फिर मैं उसको आने नहीं दूंगा आगे। आया हुआ है, सुनो। अच्छा तुम लोग बताना, तुम लोग क्या बताओगे, तुम्हें आ जाएगा, बस टाइम बिताने वाली बात है। अच्छा इसमें है सिल्वर आयन, इसमें है गोल्ड, मेटल पे नजर रखनी है, सिर्फ मेटल पे। और इसमें है मान लीजिए मैग्नीज, और थोड़ा डिफरेंट एक हाँ ये चलेगा मैग्नीज, 2+ सिल्वर, ठीक, मैग्नीज। अच्छा अगर मैं सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, चार्ज, जैसे सभी में सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी है, सभी में मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे पास कर दिया आपने। भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है मैंने अंदर 96,500 कूलाम चार्ज पास कर दिया है 1 फैराडे। तो एजी पर 1+ चार्ज है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एजी। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। गोल्ड पर 3+ चार्ज है, गोल्ड को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीज पर 2+ चार्ज है, मैग्नीज को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूं, अब देखना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज लिखूंगा मैं डायरेक्ट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हो गया, 96,500 गुलाम, 96,500 गुलाम चार्ज। 96,500 गुलाम चार्ज से कितना डिपॉजिट हुआ है, 108 ग्राम, समझ लो। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये बताना ही नहीं है, उनको पहले से ही पता है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो सिल्वर को एजी प्लस को एजी में बदलने का मतलब है कि एजी प्लस इलेक्ट्रॉन पे चिपक गया, तो ये चिपका हुआ एजी है, डिपॉजिट। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल का चार्ज इतना है, 96,500 गुलाम से 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है। 3 गुणा में 96,500 गुलाम से 197 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है, 197 ग्राम, ये मोलर मास है गोल्ड का। 1 मोल से लिखो, एक 96,500 से कितना डिपॉजिट होगा, 96,500 से 197 डिवाइड बाय 3 ग्राम, 3 नीचे आ गया। 2 × 96500 गुलाम, 55 ग्राम।
क्या है ये? मोलर मास है भाई इसका, 1 मोल का मास है भैया, 1 मोल का मास। 10 सेकंड रुक रहा हूं, ये वाले मास जिसके समझ नहीं आ रहे पूछ सकता है। हम्म तो 96,500 गुलाम चार्ज से 55/2 ग्राम। तो ये पता है क्या है? जैसे ये 1 गुणा में 96,500 था, 1 मोल का चार्ज है ना। अरे एक लगा भी दिया तो तेरे को क्या परेशानी है? 1 गुणा में 96,500, तो ये एक नीचे ले आ, 108 है। तो ये जो नीचे आ रहा है 1, 3 और ये 2, ये इनके चार्ज ही तो है। ये जिस पर 1 प्लस है उसमें 1 आ रहा है, जिसका 3 प्लस है उसमें 3 आ रहा है, जिस पे 2 प्लस है उस पे 2 आ रहा है। तो ये जो होता है ना मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज, इसको इक्विवेलेंट मास कहते हैं। इक्विवेलेंट मास। चार्ज आपको याद कर लेना है जैसे मैंने लिख के दिया था। अब लॉ है, बस खत्म हो गया, एंड चल रहा है। 1 मिनट बस और थोड़ा धैर्य रखो। सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट मास किसका है? ये पूरा इक्विवेलेंट मास है इसका है, इसका दूसरे नंबर पर है। इसका इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास है, ये वाला मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज। मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज। इक्विवेलेंट मास समझ रहे हो तुम? इक्विवेलेंट मास वो मास होता है जो 96,500 गुलाम चार्ज से डिपॉजिट होता है। 1 गुलाम से डिपॉजिट होता है वो जेड होता है। अगर 96,500 को नीचे ले आओगे तो 1 गुलाम आ जाएगा। 1 गुलाम चार्ज से जो डिपॉजिट हो रहा है वो जेड है। 96,500 से डिपॉजिट 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 हो रहा है वो इक्विवेलेंट मास है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा इसका लीस्ट इक्विवेलेंट मास है? बिल्कुल जी, खत्म हो गया है, बस 1 मिनट रुक जाइए। ये लीस्ट इक्विवेलेंट मास है और ये हाईएस्ट इक्विवेलेंट मास है इन तीनों में। तो मेरा सवाल ये है कि हमने सभी में 96,500 ही पास किया है चार्ज, तो सबसे ज्यादा मेटल कौन सा डिपॉजिट होगा तुम्हें बताना है। ये बताओ फिर खत्म है। इन तीनों में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा डिपॉजिट हो रहा है? सिल्वर। 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 हाँ तो बस सिल्वर। तो सिल्वर सबसे ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वो डिपॉजिट हो रहा है। मैं ये लाइन बोलता हूं तो इसको बताना है। हाँ लिख लो तुम। तो ये जो मैं लाइन बोलूं इसको बताना है। सबसे ज्यादा सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि सबसे, अब मैं लिखूंगा ऐसे इसको, ये ऐसे लिख रुक जाएगा, शॉर्ट में लिखता हूं कि अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट, यानी मेटल की कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट मास के। यानी इसका मतलब जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा, 108/1, जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है वो ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट मास कम है वो कम डिपॉजिट होगा। 96,500 से इतना ही डिपॉजिट हुआ है मैग्नीज, और ये क्या है? इक्विवेलेंट मास। तो 96,500 गुलाम चार्ज पास करोगे तो जो मास डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट मास होता है, और जिसका इक्विवेलेंट मास कम है वो कम डिपॉजिट हो रहा है, जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है वो ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है। आ गया समझ में? 15 सेकंड में आप पूछ सकते हैं। आगे का मैं बता दूं कि हम क्या करेंगे आगे। कल कल हम न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अगर आपको आते हैं तो कोई बात नहीं, एक क्लास की बात है, कईयों को नहीं भी आते, जो क्लास लंबी होगी, है ना। और मैं
जितने करा सकूंगा उसमें करा दूंगा, फिर मैं आपके लिए भी छोड़ दूंगा कुछ न्यूमेरिकल। वैसे मुझे लगता है 2 गिलास लगानी पड़ेगी। उसके बाद हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, 5th, 6th, है ना, 4th, 5th, 6th, और जल्द ही हम इन्हें खत्म कर लेंगे। 7th हो चुका है, 8th, 9th, पूरी केमिस्ट्री सी लग रही है तो मुझे। ठीक है, चलो बाय। कुछ अभी भी अगर ना यहाँ पूछ पा रहे हो या शर्म आ रही हो तो मुझे मैसेज कर लेना। सर सॉल्ट ब्रिज का वर्किंग नहीं बताया आपने। सॉल्ट ब्रिज का कुछ वर्किंग नहीं होता, सॉल्ट ब्रिज वायु से कनेक्ट करता है दोनों को। और दूसरी बात, सॉल्ट ब्रिज जब आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो सॉल्ट ब्रिज में भी आयन होते हैं जो न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। ये फिर फिगर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन एक समस्या ये है कि ये जो फंक्शन है दूसरे वाला जो मैं बोल रहा हूं, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ इतना होता है कि सॉल्ट ब्रिज, यानी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं मैं, कोई आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा इस एग्जाम में जिसमें ये लिखा हो, जिसमें सॉल्ट ब्रिज का आपको दूसरे वाला फंक्शन लिखना हो। पहले वाला ही लिखना होगा, और वो ये है वायर को कनेक्ट, यानी हाफ सेल्स को कनेक्ट करने का। तो वैसे आपको बता दूंगा जब टाइम मिलेगा या जब क्लास में मिलेंगे हम तब। चलो हाँ। जो क्यूसी होता है उसमें हम सॉलिड वाला कंसीडर ही नहीं करते या 1 लेते हैं? क्यूसी में सॉलिड वाला 1 लेते हैं। तो सर जब आपने जिंक वाला रिडक्शन पोटेंशियल बताया था हम्म। तो उसमें जिंक +1 क्यों नहीं हुआ था? जिंक +1? यस सर। नहीं, तुमको क्यूसी लिखना ही नहीं आता है, प्लस थोड़ी होता है क्यूसी में कुछ भी। जब लाओ जिंक प्लस कॉपर 2+ वाला था इक्वेशन। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। वो छोड़ो, वो क्या इक्वेशन थी, ये देखो। 2a सॉलिड प्लस 3c सॉलिड 4d गैस 5d सॉलिड। देखो इसमें ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी, इन सबको छोड़ दूंगा मैं। चलो एक लिक्विड भी ले लेते हैं। अब मैं क्यूसी लिख रहा हूं तो सबको लिख लो। डी, डी की कंसंट्रेशन इसके ऊपर 4 आएगा, यहां 4 लिखा है, मल्टीप्लाई बी की कंसंट्रेशन इसके ऊपर 5 आएगा, डिवाइड बाय ए की कंसंट्रेशन इसके ऊपर 2 आएगा, सी की कंसंट्रेशन इसके ऊपर क्यूब आएगा। ये लिक्विड है, इसे मिटा दो। ये सॉलिड है, मिटा दो। ये भी सॉलिड है, मिटा दो। बस जी, हो गया। सर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मैंने गलती से प्लस कर दिया। हाँ, और ये भी नहीं होता कि हम इनको लिखते नहीं है, लिखते हैं हम, लेकिन आपको 1 मिनट के लिए मैं समझा देता हूं। मान लो कि हम इसको लिखते हैं, डी की पावर 4 है, बी की पावर 5, तो क्या हम इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं? हाँ, लेकिन वो चेंज नहीं होगी। सॉलिड की और लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, कंसंट्रेशन सॉलिड उसकी चेंज होती है, गैस की और सॉल्यूशन की। अब ये यहाँ बात और बढ़ जाएगी कि चेंज क्यों नहीं होती है, इसलिए अभी आप ये मान लीजिए चेंज नहीं होती है। तो यानी जब भी डी की कंसंट्रेशन मैं लिखूंगा तो मेरे को 5 ही लिखनी है, लेट सपोज। और सी की मान लो हमेशा 2 ही आती है, सॉलिड है, लिक्विड, प्योर सॉलिड लिक्विड है। ए की हमेशा मैं 3 ही लिखता हूं। तो ये हमेशा का सीन है, बी सी ए का सेम ही वैल्यू है। तो इस रिएक्शन में मैं जब भी क्यूसी निकालूंगा तो मान लो मेरा क्यूसी 20 आता है, 20, तो ये तीनों तो सेम ही रहते हैं, ये तीनों वैल्यू। तो जब ये सेम ही रहते हैं तो क्यों ना, और ये भी सेम रहता है, ये रेशियो इक्विलिब्रियम पर सेम रहता है, इक्विलिब्रियम पर सेम रहता है ये रेशियो। तो अगर ये सेम ही रहता है तो ये जो 20 है इसी में ना मिला ली जाए इसकी वैल्यू, 20/5 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3, तो बस d की पावर 4 रह जाएगा। तो अब भी तो ये सेम रहेगा ना, यस सर। तो ये ऐसे होता है बस। चलो ठीक है।